हेलो माय डियर न्यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। आपके प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए, उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए हम ये सीरीज लेके आए हैं। सो अगले 10-15 मिनट के लिए और कहीं पर ध्यान न दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये कंप्लीट सीरीज सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के लिए नहीं है। ये सीरीज आपके हर एग्जाम में, चाहे वो आपका आईआईटी जेईई हो या नीट हो या और कोई एग्जाम हो, हर सीरीज हर आपके एग्जाम में काम आएगी। सो अब इसको सो इस सीरीज की कंप्लीट वीडियोस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसके लिए जो प्लेलिस्ट है हमारी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को देखते हैं, जो कि एसी सर्किट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट में जो है देखा था कि किस तरह से मेरा एसी वोल्टेजेस और एसी करंट होता है। एसी करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी वैल्यू साइनसॉइडली चेंज होती है, राइट। तो ऐसे चेंज होने वाले सर्किट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। जैसे कि जैसे जैसे मेरी वैल्यू चेंज होगी तो कभी मेरा करंट जो है वो एक तरफ हाई जाएगा, कभी वो दूसरी तरफ हाई जाएगा। तो इस तरह के उसको चार्ट करने के लिए हम फेजर डायग्राम्स बनाते हैं। और फेजर डायग्राम्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाते हैं जब मेरे सर्किट के अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर्स लगे हुए हों। रजिस्टर के केस में भी होते हैं, पर वहां पर मेरा करंट जो है इतना लैग नहीं करता है। वहां पर मेरा करंट जो है वो कंप्लीटली इन सिंक होता है विद माय वोल्टेज, और मेरे पावर भी जो होती है वो सेम सिंक में होती है। आपको पता है मेरे इंडक्टर्स क्या होते हैं, और आपको ये भी पता है मेरे कैपेसिटर्स क्या होते हैं। इसी तरह से जो है मेरी इंपीडेंस और रिएक्टेंस, ये दो चीजें निकल के आती है। रिएक्टेंस होती है मेरी वो जो कि मेरी वोल्टेज में चेंज को अपोज करती है। जैसे कि अगर मेरे कैपेसिटर्स या इंडक्टर्स लगे हुए हो सर्किट के अंदर, तो वो एक लैग क्रिएट करते हैं, दैट्स कॉल्ड माय रिएक्टेंस। इंपीडेंस मेरी करंट के फ्लो को अपोज करती है। आप कहोगे सर ये तो जो है रेजिस्टेंस के सिमिलर है। हाँ सिमिलर है, बट यहाँ पर मेरा साथ में जो है कैपेसिटर के और इंडक्टर के कारण आने वाले लॉसेस भी जो है वो भी एड अप हो जाती है। तो ये दोनों चीजें आप यहाँ पर देख सकते होंगे। मैंने रिएक्टेंस दे रखा है और नीचे मैंने इंपीडेंस दे रखा है, ठीक है ना। सो यहाँ से आपने रिएक्टेंस और इंपीडेंस के बारे में जान लिया। तो इंडक्टर सर्किट में क्या होता है, मेरा इंडक्टर सर्किट में मेरी करंट जो होता है वो वोल्टेज को लैग करता है बाय फैक्टर ऑफ π/2। और यहां से जो मेरी पावर आती है वो भी कैसी होती है, लैगिंग पावर होती है। इसी तरह से मेरा कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर में मेरी वोल्टेज एक्चुअली में लैग नहीं करती है, बट एक्चुअल में मेरा करंट जो होता है वो लीड करता है। इसलिए इससे जुड़े हुए पावर जो वैल्यूज होती है उस वहां पर मैं कहता हूं लीडिंग पावर, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड लीडिंग पावर। अब अगर मेरा यहां पर बात ये निकल के आती है कि एलसी सर्किट हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। पहले तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एलसी सर्किट काम कैसे करेगा। क्या होगा, पहले मेरा इंडक्टर के अंदर एक चार्ज जो है वो जनरेट हो जाएगा, फील्ड जनरेट हो जाएगी, है ना। और जैसे ही मैं सर्किट को कैपेसिटर के लिए करूंगा तो वहां पर मेरा कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो जाएगा। सो दिस वे इट अगर्स। अब यहाँ पर कुछ ऑसिलेशंस जनरेट होंगी। जैसे ही मैं इनको इंडिविजुअल उसमें छोड़ दूंगा, कैपेसिटर मेरा कुछ देर में डिस्चार्ज हो जाएगा, बट इट विल लीड टू एन इंडक्टेंस इन द इंडक्टर, है ना। उसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस भी आएगी। सेल्फ इंडक्टेंस के कारण वो करंट जनरेट करेगा। करंट जनरेट करेगा, वो क्या करेगा, वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा। सो इट विल लीड टू ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस की वैल्यू क्या होगी, ऑसिलेशंस की वैल्यू होगी ओमेगा बाय इज इक्वल टू 1/2 पाई एलसी अंडर रूट ऑफ एलसी, ठीक है। यहां पर आप ये चीज देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो आने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप इसमें देख पा रहे होंगे। मेरे मैं जो यहाँ पर इमेज चला रखी है, किस तरह से जो मेरा चार्ज कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है, उस तरह के कंप्लीट जो फिगर्स हैं, ये ऑसिलेशंस जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि अगर यहाँ पर इसके साथ साथ मेरा रेजिस्टेंस भी अगर अकर करता हो
तो वो मेरा LCR सर्किट हो जाएगा। LCR सर्किट यानी कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। L मेरी जो होती है, मैं उससे इंडक्टेंस को बताता हूँ ना, जो मेरा इंडक्टर होता है, तो दैट्स माय LCR सर्किट। LCR सर्किट के केस में क्या होगा? LCR सर्किट के केस में मुझे कंप्लीट इंपीडेंस निकालनी होगी। कंप्लीट इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा? Z is equal to R square plus XC minus XL whole square का अंडर रूट, है ना? That will be my impedance, right? अब impedance आ गई तो यहां पर भी मेरी कोई ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। यहां पर मेरी जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है उसको मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहता हूँ। वो फ्रीक्वेंसी जहां पर जो मेरा सर्किट है वो एक रेजोनेंस क्रिएट करे। रेजोनेंस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है? रेजोनेंस मेरी बहुत चीजों में काम आती है, जैसे कि आप रेडियोस के अंदर देखते हैं। रेडियोस में मैं LCR सर्किट का यूज करता हूँ ताकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को उसे ट्यून कर सकूं कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर ही मेरी करंट की वैल्यू निकल के आए, वहां पर ही मेरी पावर जनरेट हो, राइट? तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए LCR सर्किट में जब मेरी रेजोनेंस आती है तो सिर्फ उसी टाइम पे मेरी मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है, और उसके लिए मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, आ जाती है 1/2 RLC। ठीक है ना? ये मैंने भी निकाल लिया। अब यहां से जब मैंने ये चीजें निकाली, अब क्या आता है? अब मेरा पावर निकालनी होगी मुझे। पावर मुझे क्या होगा? हर उसमें केस में देख के चलना पड़ेगा। जब सिर्फ मेरा रेजिस्टर होगा, जब मेरा इंडक्टर या कैपेसिटर होगा, या फिर जब मेरे तीनों के तीनों एग्जिस्ट करते होंगे, है ना? अब पहला केस देखते हैं जब और सिर्फ मेरा रजिस्टर है। जब सिर्फ और सिर्फ मेरा रजिस्टर है तो क्या होता है? नॉर्मल मेरी वैल्यूज चलेंगी, जितना मेरा करंट आएगा उस हिसाब से मेरी पावर डिसिपेट होगी। अब सिर्फ और सिर्फ अगर मेरा इंडक्टर या कैपेसिटर होगा तो वो मेरा एक अच्छा ही और इम्पोर्टेंट केस हो जाता है, क्योंकि आइडियल केसेस के अंदर मैं ये लेके चलता हूँ कि मेरे इंडक्टर और कैपेसिटर की कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती है, बट एक्चुअल में इन रनिंग कंडीशंस मेरी ऐसी वैल्यूज निकल के आती हैं। पर अगर मैं आइडियल केस में, तो वहां पर क्या होगा? जो भी मेरी पावर डिसिपेट होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस होगी। कोई मेरा रेजिस्टर नहीं होगा, कोई मेरा करंट जनरेट नहीं होगा, तो उसे मैं वॉटलेस करंट कहता हूँ। ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड। सो थर्ड मेरा क्या होता है? LCR सर्किट होता है। LCR सर्किट में क्या होगा? मेरी पावर फैक्टर की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करने लगी है? tan इनवर्स ऑफ XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R पे, है ना? तो यहां से जितनी ज्यादा मेरी कॉस्ट फैक्टर की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा मेरी वैल्यू निकल के आएगी, है ना? उसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब जो है लास्टली मेरा आता है रेजोनेंस के टाइम पे। रेजोनेंस के टाइम पे मैंने क्या कहा था? मेरी मैक्सिमम वैल्यू डिसिपेट होगी, मैक्सिमम करंट की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? स्क्वायर R, राइट? बेसिक वैल्यूज। ठीक है? अब इसके अंदर मेरी जो पावर की वैल्यू है वो मैं क्या कहने लग रहा हूँ? cos phi माइनस cos phi v माइनस cos phi c, इसके ऊपर डिपेंड करने लग रही है, राइट? तो अगर यहाँ पर मेरा पावर फैक्टर लीड या लैग नहीं करेगा तो वैल्यू जीरो भी हो जाएगी अगर मेरा रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं होगा। सो यहाँ से मैंने पावर की वैल्यूज निकाली। अब जब हमने ये सब कुछ जान लिया तो हम ये भी जान लेते हैं कि कैसे तो मेरा AC करंट जनरेट होता है, और इसके साथ साथ इसको आपके घर तक पहुंचाने के लिए एक जो इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है ट्रांसफार्मर, उसके बारे में पहले जानते हैं। AC करंट जनरेट कैसे होता है या फिर AC जनरेटर्स के बारे में। AC जनरेटर का सेटअप आप यहाँ पर देखने लग रहे हैं, ठीक है? इसके अंदर जैसे जैसे मेरे जो मेरा रोटेटर है वो मूव करता है, वहां पर दो अलग अलग डायरेक्शन में मेरी फील्ड वैल्यूज जनरेट होती है। सॉरी, वहां पर दो अलग अलग डायरेक्शन में मेरी करंट की वैल्यूज जनरेट होती है। पहले वो इंक्रीज होती है एक डायरेक्शन में और जीरो पे पहुंच जाती है, और फिर दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है और फिर जीरो पे पहुंच जाती है। उसका कारण आप जानते हैं, ILB sin थीटा, है ना? अब
ये मैंने देख लिया मेरे एसी जनरेटर की वर्किंग। एसी जनरेटर के अंदर बाकी जो चीजें हैं क्या इंक्लूड हो सकती हैं, एक तो मेरा मैग्नेट होता है, एक मेरा करंट कैरिंग वायर होता है, मेरे ब्रशेस होते हैं जो कि चार्ज को वहां से लेके जाते हैं। तो ये मेरा एसी जनरेटर का सेटअप था। अब एसी जनरेटर के बाद मेरा आता है ट्रांसफॉर्मर्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एसी सर्किट में। वो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। स्टेप अप का मतलब होता है मेरी वोल्टेज इंक्रीज की जाने लगी है, और स्टेप डाउन का मतलब होता है मेरी वोल्टेज जो है वो डिक्रीज की जाने लगी है। अब आप कहेंगे कि हम ये क्यों करते हैं? हम स्टेप अप और स्टेप डाउन इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा करंट भेजता हूं तो मेरी पावर की वैल्यू किस तरह से डिपेंड करती है? पावर आई स्क्वायर आर पे डिपेंड करती है। तो जितना ज्यादा मेरा करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्किट के अंदर, उतनी ज्यादा मेरी पावर डिसिपेट होगी। वहीं पर वोल्टेज के केस में अपोजिट है ना? तो इस कारण से मेरी वो जितना मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा, रेजिस्टेंस अगर मैं सेम रखूंगा, तो मेरी पावर डिसिपेशन इतनी ज्यादा नहीं होगी। इसलिए हम स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। आपने बहुत हाई वोल्टेज वायर्स और हाई टेंशन वायर्स देखी होंगी आपके आसपास से जाती हुई, वो आपके ट्रांसफार्मर्स में पहुंचती हैं आपके घर तक लाइट पहुंचाने से पहले, और आपके इवन इंडिविजुअल डिवाइसेस के अंदर भी ट्रांसफार्मर्स होते हैं ताकि वो ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी, ऑप्टिमल वोल्टेज के ऊपर काम कर सके। अब ट्रांसफार्मर्स के अंदर क्या होता है, मेरे दो कोर्स होते हैं। ट्रांसफार्मर्स के अंदर क्या होता है, मेरा दो इंडक्टर्स होते हैं जॉइंड बाय कोर। ठीक है, ये कोर मेरा इस चीज के लिए हेल्प करता है ताकि मेरी मैक्स जो फील्ड लाइंस हैं वो इंक्रीज हो जाए, जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो इंक्रीज हो जाए और दोनों तरफ में इजीली इंडक्टेंस क्रिएट हो सके। तो अब आइडियली मेरे ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर मेरा जो है V1 over V2 is equal to N1 over N2। ठीक है, पहली वाइंडिंग में जितनी ज्यादा कॉइल्स होंगी उतनी ज्यादा मेरी उतनी वोल्टेज मेरी पहली में होगी, और जितनी ज्यादा मेरी दूसरी कॉइल में वाइंडिंग्स होंगी उतनी मेरी दूसरी साइड में वोल्टेज होगी। राइट, तो इस तरह से मैं दोनों साइड की वोल्टेजेस कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैंने ये जान लिया किस तरह से मेरा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, किस तरह से उसमें वोल्टेज अप एंड डाउन होती है। मेरे आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर किसी तरह के लॉसेस अगर नहीं होनी चाहिए, पर क्या होता है कुछ कारण से मेरे नॉर्मल जो मेरे ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहां पर लॉसेस इनकर होते हैं। पहला कारण क्या होता है, मेरा फ्लक्स लीकेज। अब मैं चाहे कितना भी फ्लक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करूं, पर मेरी अननेसेसरी फ्लक्स जनरेट होगी जो कि बाहर जाएगी, और उसके कारण क्या होगा, मेरी वो जो फ्लक्स है वो दूसरी साइड की मेरी वाइंडिंग से इंटरेक्ट नहीं करेगी, तो मेरी टोटल जो वोल्टेज है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, मेरे लॉसेस आएंगे। सेकंड मेरा होता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मेरा कोई भी सर्किट है उसके अंदर जो वाइंडिंग्स हैं, जो भी मेरा कंडक्टर है उसके अंदर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो हीट जनरेट करेगी तो मेरी लॉसेस आएंगे। थर्ड मेरा आता है एडी करंट्स के कारण। एडी करंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडी करंट्स के बारे में आप इस तरह से समझिए कि जब मेरा एक म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो किसी करंट कैरिंग, जब मेरा कोई इंडक्टर जो होता है वो किसी कंडक्टर के पास आता है, या फिर मैं कहूँ कि किसी प्लेन सरफेस या इस तरह की प्लेन करंट कैरिंग कंडक्टर के पास आता है, तो क्या होता है उस कंडक्टर के अंदर जो होता है करंट्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं जो कि एडीज की शेप में होते हैं। एडीज जानते हैं, कभी अगर आप किसी नदी के पास गए हो, कभी समुद्र के पास गए तो आपने देखा होगा कि वर्लपूल शेप में, राउंड शेप में जो है वहां पर वाटर फ्लो करता है, उनको हम एडीज कहते हैं। तो इसी तरह के करंट जब मेरे किसी कंडक्टर में जनरेट होते हैं किसी दूसरे इंडक्टर के कारण, तो मैं उन्हें एडी करंट्स कहता हूँ। ये एडी करंट्स जो होते हैं ये खुद की भी एक फील्ड जनरेट करेंगे जो कि अपोज करेगी लेंसेज लॉ के कारण, है ना? सो दिस आल्सो लीड्स टू माय लॉसेस।
अब एडी करंट्स कैसे बनते हैं और किस तरह के होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो these are my eddy currents. Similarly, hysteresis, yes, मेरे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कोई भी मेरा सब्सटेंस हो, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि उसके अंदर कितनी जल्दी जो है मैग्नेटिक फील्ड स्विच होने लग रही है, राइट। अब आप जानते होंगे कि जो मेरे डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनका हिस्टेरिक लूप बहुत बड़ा होता है और उनके अंदर जो चेंजेस, फ्लक्स के अंदर चेंजेस आने में बहुत टाइम लगता है। पर जो मेरे आइडियल सब्सटेंस है उसका कर्व स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इसके अंदर पहले कुछ चार्जिंग आती है, फिर वो डिस्चार्ज होता है और फिर वो दूसरी साइड में चार्ज होना शुरू होता है। सो दिस काइंड ऑफ लैग आल्सो लीड्स टू माय लॉसेस। तो ये मेरे ट्रांसफार्मर के अंदर अकर होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट तरह के लॉसेस थे। तो आज हमने एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, इस सब के बारे में जान लिया। इसके साथ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी तो एक तरह की इंडक्शन ही तो है, ठीक है। तो उस वीडियो के लिए लुक आउट करिएगा और उस वीडियो के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ या फिर आपको कुछ और जानना है या सिर्फ सपोर्ट करने के लिए कमेंट्स में हमें जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।